हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि लासा के बारे में डिस्कस किया हुआ था, दैट मीन्स एलसीएम के बारे में। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग मासा, दैट मीन्स अंग्रेजी में इसे हम एचसीएफ भी बोल सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा इस तरह के जो वीडियो फॉर्मेट होते हैं उनमें बनाने में थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशन होता ही है। ओके, जो बोर्ड होता है, बोर्ड के सामने ट्राईपोड लगा करके, उसके सामने ट्राईपोड लगा करके फ्री हो करके जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उससे ये जो इस तरीके के जो यानी कि वीडियोस होते हैं उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उसमें से ये दिक्कत ये रहती है कि कहीं हाथ इधर उधर टच हो गया, ओके, तो पूरा वीडियो बैक हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस की एक कंटिन्यूटी बनी रहे और जो भी यानी कंटेंट हैं उन्हें सही से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यानी कि लासा के बारे में डिस्कस किया हुआ था प्यारे बच्चों, और आज के वीडियोस में हम मासा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मासा में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मासा की स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से। मासा की स्टार्टिंग हम लोग उसके नाम से ही करते हैं। ठीक, मा का मतलब महत्तम होता है और सा का मतलब समापवर्तक होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि माँ से तो चलो महत्तम समझ में आ जा रहा है, जैसे ये लिख दिया महत्तम। ओके, और ये हो गया समापवर्तक। और ये जो समापवर्तक टर्म है प्यारे बच्चों, ये समापवर्तक आया कहाँ से। अगर हम इसकी इस चीज़ पे फोकस करें कि ये समापवर्तक कहाँ से आया, तो ये जो समापवर्तक टर्म है, समापवर्तक की जो टर्मिनोलॉजी है, ओके, इस समापवर्तक की टर्मिनोलॉजी जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे, इस तरीके से देख सकते हैं, ये और ये यहाँ से, यानी समापवर्तक। एक मिनट, समापवर्तक समापवर्तक की टर्मिनोलॉजी आती है अपवर्तक से। यानी कहने मतलब अगर कोई भी दो नंबर दी हुई हैं, जैसे एक नंबर x दे दी गई, एक नंबर y दे दी गई, इस x के हम लोगों ने क्या निकाला, अपवर्तक निकाले। ओके, और इस y के अपवर्तक निकाले। इस x और y के अपवर्तक में से जो कॉमन होगा, ओके, जो कॉमन जितने भी चीज़ें होंगी वो सब समापवर्तक बन करके आएंगी। उसको हम लोग अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे, समापवर्तक। ठीक, इसको अच्छे से और एक बार देख लेते हैं इस तरीके से कि जैसे सपोज दैट हमने एक दो नंबर ली, पहली नंबर हमने ली यहाँ पे 4 लिया और दूसरी नंबर हमने यहाँ पे 6 लिया। ठीक, अगर हम यहाँ पे अपवर्तक का मतलब होता है, यहाँ पे जो एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो अपवर्तक होगा वो क्या होगा, वो गुणनखंड होगा। ओके, अपवर्तक को क्या बोलेंगे हम लोग, गुणनखंड। दैट मीन्स को अंग्रेजी में हम लोग इंग्लिश में फैक्टर बोल सकते हैं। ये याद रखना तीनों चीज़ों को। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे हुआ कि अगर हमने दो नंबर ली, अगर हमने एक फर्स्ट नंबर ली 6, ओके, तो 6 के जो फैक्टर्स होंगे, 6 के फैक्टर्स वो सारी संख्या होंगी जो 6 को टोटली डिवाइड कर देंगे, यानी पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे। यानी 1 होगी,
2 होगी, 3 होगी और 6 होगी। बात समझ में आई? अब इसकी जगह पे अगर हमने एक नंबर दूसरी ले ली, 4 ले ली, तो 4 के जो फैक्टर्स होंगे, जो अपवर्तक होंगे, वो क्या होंगे, जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे। बात समझ में आई? ये इसके अपवर्तक हो गए, ये इसके अपवर्तक हो गए, या ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है। ओके, क्या है, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या है, वो समापवर्तक हैं। क्या है, 1 और 2 समापवर्तक हैं। ठीक, इसके आगे और हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। जैसे हायर के बच्चे हैं, जो 10वीं हैं, 11वीं के हैं, 9वीं 10वीं के, यानी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं पीक पॉइंट से लेकर के, यानी कि बॉटम से लेकर के कोशिश करता हूँ उस टॉपिक को पीक तक पहुँचा दूँ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर फैक्टर्स होंगे क्या, जैसे कोई भी नंबर x है, मेरी बात समझना बड़े बच्चे थोड़ा सा, इस x के जो फैक्टर्स होंगे वो यानी जो फैक्टर्स होंगे, वो फैक्टर्स की जो नंबर्स होगी वो क्या होगी, n होंगी। ठीक, n होगी। और जो n की जो वैल्यू होगी, यानी ऑल दोज n, वो सारे n होंगे जो इस x के इक्वल भी हो सकते हैं, बराबर। तो ये है, यानी कि जो n है वो क्या है, ये n यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स हैं। ओके, n क्या है, फैक्टर्स हैं। यानी कि x क्या है, अपवर्तक है, सॉरी n क्या है, अपवर्तक है, और x क्या है, कोई भी नंबर है। तो n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x से छोटी या बराबर यहाँ तक होगी। जैसा कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन आर इक्वल टू x है। ओके, x क्या है, नंबर है। तो अब यहाँ पे x को अगर हमने लिया कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 8 ले लिया। ठीक, तो जो यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे, जो n की जो वैल्यू होगी, जो n की वैल्यू क्या क्या होगी, n क्या क्या हो सकता है, n हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो वहीं तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। यानी कि कहने मतलब n की जो वैल्यू होगी या तो x यानी कि x के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, ये इस तरीके की। यानी कि 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 4 भी छोटा है। तो बात समझ में आई? ओके, अब इसके आगे की जो बात हम लोग करेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, लेकिन ये तो लाइट होगा थोड़ा सा ये। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैंने नंबर यहाँ पे ली 8 लिया और एक हम लोग 12 नंबर लेंगे। तो इसके जो अपवर्तक यानी 8 के जो फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा एंड 8 होगा। और 12 के जो होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। और यहाँ से जो समापवर्तक निकल कर, ये तो यानी कि ये जो है 4 के अपवर्तक हैं और ये जो हैं ये 12 के अपवर्तक हैं। तो यहाँ से हम लोग समाप, इसको बस इतना ही लिख देंगे, समापवर्तक जो बन कर के आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ये कॉमन हुआ, 2 कॉमन हुआ और ये 4 कॉमन हुआ, और बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ये समापवर्तक आया, तो जो समापवर्तक आएगा उस समापवर्तक में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, मासा होगा। तो यहाँ से जो मासा आएगा निकल करके वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, ये बात समझ में आई? इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ये लेते हैं कि जैसे मैंने एक नंबर ले ली यहाँ पे 12 ले लिया और एक 15 ले लिया। ठीक, तो आप लोग भी देख करके बता सकते हैं, 1 2 3 4 6 12। ओके, 15 के बारे में डिस्कस करते हैं। 1